Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मेरा नाम है विनय वर्मा और IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत करते हैं। प्रदेश में लगभग 4000 से ज़्यादा जेनरिक दवाइयों की दुकान है, जिसमें दावा किया जाता है कि लोगों को 10 से 80% तक सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आपको पता है कि उसमें 200 से ज़्यादा गुना MRP लिखी रहती है। ऐसा ही दावा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें कहा गया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से दवाई की दुकान खोली जाएगी, जहाँ पर लोगों को काफ़ी सस्ती मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध होगी। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों के लापरवाही की वजह से अब ये दवा दुकानें बंद होने लगी हैं। आज हम इसी जेनरिक दवा दुकान के बारे में पड़ताल करेंगे और आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। साल 2016 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ में निजी और सरकारी संस्थानों में 205 दुकानें शुरू की गई। लेकिन बीते 5 सालों में सरकारी संस्थानों में संचालित 101 दवा दुकानें बंद हो गई। बस्तर जैसे कई जिलों में तो एक भी जन औषधि केंद्र नहीं है। रायपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित गुड़ियारी जिला अस्पताल, बिरगांव, राजा तालाब में इसे बंद करवा दिया गया। मेकाहारा में जन औषधि केंद्र के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की दुकान खोल दी गई। संचालन की जिम्मेदारी जीवन दीप समिति को दे दी गई, जो लोकल परचेज कर लोगों को दवा उपलब्ध करवाने लगी। यहाँ भी दावा किया गया कि जन औषधि स्टोर की तरह ही लोगों को भारी छूट दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ दवाएं जन औषधि केंद्र से 20 से 30% तक महंगी पड़ती हैं। रायपुर के CMHO मामले को देखने दिखवाने की बात कह रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जगह की कमी, जैसे आप रायपुर में जानते हैं कि जगह की, तो जब हमारा अस्पताल बना तो उस समय उस अस्पताल को दूसरों अस्पताल, एक मॉडल हॉस्पिटल बना, तो वहाँ पर जन औषधि बिल्कुल बीच में आ रहा था। मैं गुड़ियारी की बात यदि आपको बताऊँ तो, और इसलिए उसको वहाँ से हटाया गया है। वहीं पे वहाँ पर से हटाए उसको, लेकिन हमने उसको मोआ में खोल दिया है। भाटा गांव का भी बंद हो गया था, तो भाटा गांव में भी किनारे में उसको जगह दे दी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक आध जगह किसी जगह बंद हुआ होगा, और बाकी तो सभी चल रहे हैं। और दिनों दिन दवाइयों की जो सप्लाई है गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। सरकारी संस्थानों में जन औषधि केंद्र बंद करने के पीछे आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार दवाओं की सप्लाई नहीं कर सकी है। लिस्टेड दवाओं में से केवल 27% दवा उपलब्ध करवा रही है। 1450 में से केवल 665 दवाएं और सर्जिकल आइटम उपलब्ध हो पा रही हैं, जबकि जन औषधि केंद्र के नोडल अधिकारी प्रदेश में दवा दुकानों को साजिश के तहत बंद करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारों ने जानबूझकर जन औषधि केंद्र पर ध्यान नहीं दिया, न तो जगह दी और न ही फार्मासिस्ट उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, दवा का पैसा भी नहीं दिया। ऐसे में सप्लाई बंद करनी पड़ी। मैक्सिमम स्टोर जो बंद हुए हैं वो सरकारी क्षेत्रों में बंद हुए हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने 3 पॉइंट को हाईलाइट किया है। सरकार की तरफ से भी जो बात किया है हमने, सबसे पहला जो है फार्मासिस्ट की कमी, सबसे पहले फार्मासिस्ट की कमी नंबर 1। नंबर दूसरा है जगह की कमी, स्पेसिफिक जगह का ना होना। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार की तरफ से जो जनौषधि के थ्रू जो दवाइयाँ खरीदी गई थी, उन दवाइयों का पेमेंट ना होना। तो ये 3 में से कोई एक रीज़न रहता है जिस वजह से उन जनौषधि केंद्रों की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है, इन तीनों में से जो भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो और हमारे जनौषधि केंद्र शुरू हो। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में संचालित 101 जन औषधि केंद्र बंद हो गए। इसके उलट करीब प्राइवेट जगहों पर 50 जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ गई है, जहां लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, BP, शुगर जैसी कई जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां मिल रही हैं। जन औषधि केंद्र के नोडल अधिकारी इसी बात पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर प्राइवेट संस्थानों में जन औषधि संचालित हो सकती है तो सरकारी संस्थानों में क्यों नहीं? वहां तो जगह भी शासकीय संस्था ही उपलब्ध करवाती है। छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टरों को शायद अभी भी जेनरिक दवा पर भरोसा नहीं हुआ है, और इसीलिए उनकी पर्चियों पर ब्रांडेड दवा लिखी दिख जाएगी, जबकि सरकार के अलावा लगभग सभी संस्थाएं उन्हें केवल मॉलिक्यूल नाम लिखने की इजाज़त देती है। और ऐसा न केवल वे सरकारी योजनाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, बल्कि लोगों को कई गुना महंगी दवाइयाँ उपलब्ध कराने में दबाव बना रहे हैं।
देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के साथ केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को दवा लिखने के संबंध में आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अब सरकारी डॉक्टर दवाओं के नाम की जगह मॉलिक्यूलर नाम लिखेंगे। ऐसे में मरीज दवा दुकानों से कोई भी दवा ले सकेगा, लेकिन प्रदेश के डॉक्टर आज भी ऐसा नहीं करते हैं। इस कारण से भी प्रदेश में जन औषधि केंद्र बंद हुए। इस बात की शिकायत जन औषधि दुकान संचालक ने हाईकोर्ट में भी की है, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए योजना लाई गई। इसके तहत सुविधाएं देकर दुकानों की संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन डॉक्टरों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। डॉक्टर बिना डर के ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं जो उनके पास मौजूद भी नहीं होती हैं। मरीजों को ऑप्शन समझाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में मरीज निजी दवा दुकान पर जाकर ब्रांडेड दवाएं खरीदते हैं। इसी कारण से प्रदेश में जन औषधि केंद्र बंद होती जा रही हैं। जन औषधि केंद्र के नोडल अधिकारी भी डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। एम्स की तरफ से जो जनौषधि केंद्र जहाँ से खुलना था वो आता था स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, और हमारा है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। तो एम्स की तरफ से जो भी एक ऑफिशियल एक जो इशू आया था वो ये आया था कि दोनों मंत्रालय अलग अलग थे। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा था कि हम जनौषधि केंद्र खोलेंगे, और जनौषधि जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है वो कह रही थी कि हम जनौषधि केंद्र खोलेंगे। बट हमारा जो एम्स में जो कुछ एक जगहों पे जो एम्स में जनौषधि केंद्र एक्सक्लूसिवली गवर्न बाई BBPI, तो हमारा ये कहना ये है कि हम BBPI के थ्रू ही जनौषधि केंद्र वहाँ पर चलाएंगे, जिससे आम जनता को कम कीमत में अच्छी दवा मिले, और डायरेक्ट इसका सप्लाई सेंट्रल वेयर हाउस से होगा। तो अब चूंकि माननीय मनसुख मंडाविया जी जो हमारे पहले केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री थे, अब वो हेल्थ मिनिस्टर भी हो चुके हैं, तो अब दोनों मंत्रालय चूँकि उनके पास में है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये ऑफिशियल कार्रवाई हो जाएगी। आपको कोई भी क्षेत्र में जितनी भी मार्केटिंग होती है उसमें मार्केटिंग टेक एंड टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करोगे तो आपकी खपत नहीं होगी, कि वो दवा में होती नहीं, सब कमोडिटी में ये चीज़ होती है। तो हर एक आदमी मैन्युफैक्चर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ नीतियाँ बनाता है, वही नीतियाँ यहाँ भी चलती है, होती है, बट उसको मार्केटिंग टेक्निक बोला जाता है। ये आरोप ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले सरकारी डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच सांठगांठ के सबूत भी सामने आए थे। देश की एक नामी दवा कंपनी ने रायपुर के 7 डॉक्टरों को विदेश यात्रा भी करवाई थी। प्रदेश में पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान हुई इस विदेश यात्रा की कांग्रेस के एक नेता ने मेडिकल काउंसिल में शिकायत भी की थी, जिसमें कंपनी के पत्र के अलावा डॉक्टरों के पासपोर्ट की कॉपी भी मेडिकल काउंसिल को भेजी गई थी, जिसकी छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जांच भी चल रही है। काउंसिल ने डॉक्टरों को नोटिस भेजकर शिकायत पर उनसे जवाब मांगा है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राहुल वर्मा का कहना है कि कंपनियों के मिलीभगत से सारा खेल हो रहा है। सरकार लगातार यहाँ पे जनौषधि केंद्र खोल रही है, और जनौषधि केंद्र खुलने के बाद कुछ दिनों के बाद बंद हो जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि फार्मासिस्ट या जो संस्थाएं जनौषधि दुकान खोलती है वो ये सोचकर खोलती है कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दवाइयां वो बेच पाएंगे वहां के डॉक्टरों की, लेकिन वहां के डॉक्टर लगातार ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, और जेनरिक दवा नहीं लिखने की वजह से वो बेच नहीं पाते हैं अपने यहाँ की दुकानें दवा। इस वजह से उन लोगों को दुकान बंद करना पड़ता है। लगातार शिकायत और सरकार की सख्ती के बाद भी आज सरकारी डॉक्टर मरीजों को महंगी दवा ही लिख रहे हैं, जिसके पीछे ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर जेनरिक दवा असर नहीं करने का तर्क देते हैं, तो शहरी क्षेत्रों के डॉक्टर दवा नहीं मिलने का कारण बताते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के आदेश के अनुसार वे मॉलिक्यूल नाम ही लिखते हैं, लेकिन कई ऐसी दवाएं हैं जिनकी जेनरिक दवा नहीं आती हैं। ऐसे में मजबूरन ब्रांडेड दवा ही लिखनी पड़ती है। केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के साथ साथ ये दावा किया था कि देश में कोई भी ऐसी संस्था या अस्पताल नहीं होगा जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित नहीं होगा, लेकिन रायपुर एम्स में अभी तक जन औषधि केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। शुरुआत में एक निजी दवाई दुकान से, उसके बाद अमृत फार्मेसी से लोगों को दवाई लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि अभी तक लोगों को सस्ती दवाई नहीं मुहैया हो पा रही है। इधर अमृत फार्मेसी का दावा है कि लोगों को 80% तक सस्ती दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। राजधानी रायपुर में एम्स को शुरू हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कम पैसे में अच्छे इलाज मिलने के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों से भी मरीज इलाज करवाने आते हैं। प्रतिदिन 1500 से ज्यादा लोगों का ओपीडी और आईपीडी में इलाज होता है। इनके लिए प्रतिदिन करीब 50,000 से भी ज्यादा कीमत की दवाइयों की जरूरत होती है।
केंद्र सरकार की संस्था होने के कारण यहाँ ओपीडी और भर्ती मरीजों को मुफ्त दवा नहीं मिलती। इस कारण से लोगों को दवा खरीदना होता है। खरीदी के लिए अमृत फार्मेसी स्थापित है, लेकिन यहाँ भी सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसे में मरीजों को परिसर के बाहर निजी दवा दुकान जाना पड़ता है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के महासचिव राहुल वर्मा बताते हैं कि संस्था की तरफ से कई बार प्रयास किया गया कि रायपुर एम्स में जन औषधि केंद्र खोला जाए, लेकिन रायपुर एम्स प्रबंधन नियम नहीं होने का हवाला देकर टाल देता है। सीमा फार्मेसी करके एक एजेंसी थी जिसने टेंडर भरा हुआ था एम्स में वर्ष 2012 में, और उस दौरान टेंडर के लिए शर्तें थी कि जो सबसे ज्यादा छूट का प्रावधान करेगा उस संस्था को जनौषधि के लिए टेंडर दिया जाएगा। सीमा फार्मेसी करके जो संस्था थी उसने 65% का कोटेशन दिया था एम्स प्रबंधन को। इस आधार पे उसको वहां पे दुकान खोलने का अनुमति मिला था, लेकिन लगातार उसके द्वारा गुमराह किया जा रहा था एम्स प्रबंधन को। 65% छूट दिखाता था, लेकिन जब वास्तविक में उसका पतासाजी किया गया तो बाहर में वही दवा उससे भी कम दाम में उपलब्ध था। इस कारण से एम्स प्रबंधन ने उसका टेंडर को फिर से रिन्यूअल नहीं किया और मामला फिर कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद उसका टेंडर निरस्त हुआ। ऐसा नहीं है कि एम्स परिसर में अमृत फार्मेसी के अलावा अन्य दवा दुकानें नहीं खुल सकती हैं। शुरुआती दिनों में एम्स परिसर में एक जेनरिक दवा दुकान संचालित थी, जहां दवाओं में 50% से ज्यादा छूट का दावा किया जाता था। लेकिन करीब 2 साल संचालन के बाद सामने आया कि यहां लोगों को ब्रांडेड से भी महंगी कीमत पर दवा बेची जा रही थी। इसके लिए दवा कंपनियों की मिलीभगत से कई गुना अधिक MRP प्रिंट करवाकर दवा मंगवाई जाती और उसमें छूट दी जाती है। ऐसे में लोगों को ब्रांडेड से अधिक पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा दुकान से फंगस लगी दवा भी बेची गई थी, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी थी। लगातार शिकायत के बाद इसे बंद करवा दिया गया, लेकिन उसकी जगह न तो कोई दूसरी जेनरिक दवा दुकान खोली गई और न ही जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई। ऐसे में लोग दवा के लिए पूरी तरह से अमृत फार्मेसी पर ही निर्भर रहते हैं। अगर यहाँ दवा नहीं मिली तो लोगों को बाहर निजी दवा दुकान का सहारा लेना पड़ता है, और निजी दवा दुकान में लोगों को महंगी दवा खरीदनी पड़ती है। अमृत फार्मेसी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, वो एक निजी संस्था नहीं है, तो वहां पे अगर इस प्रकार से करेंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो निजी संस्था नहीं है ना। तो अमृत फार्मेसी में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है कि वहां पे कम दाम में, मार्केट से कम दाम में वहां पे मिल जाती है दवाएं, लेकिन दवाओं की उपलब्धता नहीं होती है। इसलिए, और चूंकि एम्स इतना बड़ा अस्पताल है, 32 सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स हैं वहां पे, तो इसलिए 1400-1500 प्रतिदिन की ओपीडी है। तो इतनी ओपीडी के लिए एक अमृत फार्मेसी नहीं मैनेज कर पा रहा है। जन औषधि केंद्र के नोडल ऑफिसर अनीश बताते हैं कि रायपुर के अलावा देश भर के एम्स में अमृत फार्मेसी के साथ जन औषधि केंद्र भी संचालित होती है, लेकिन रायपुर में अभी तक जन औषधि केंद्र के लिए पहल नहीं की जा सकी है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में महंगी दवा खरीदनी पड़ रही है। देखिए, लोकल परचेस एक अलग इशू है। लोकल परचेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ब्रांडेड दवाइयाँ भी आती हैं, और जन औषधि की दवाइयाँ इतने कम कीमत में उपलब्ध है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों लोकल परचेस में जन औषधि को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जबकि पहली प्राथमिकता हमारी कोशिश यही है कि जन औषधि को ही दी जाए। लेकिन वो अलग अलग लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, पूरे राज्य में आप देख लेंगे तो स्थानीय लेवल पे लोकल परचेस हर जगह अलग अलग कंपनी का होता है। जबकि हमने क्लियर कहा है कि अगर लोकल परचेस आप करते हैं तो जन औषधि की दवाओं को ही प्रेफरेंस दीजिए। इससे क्या होगा कि पूरे राज्य में एक रूपता रहेगी, दवाओं की कीमत की भी एक रूपता रहेगी और दवाओं की भी एक रूपता रहेगी। एम्स रायपुर में प्रतिदिन लगभग 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज होता है। मरीजों को इलाज के लिए कई तरीके की दवा लगती है, जिसमें से कई दवा परिसर में मौजूद दवा दुकान में भी नहीं मिलती। ऐसे में मरीजों को परिसर से बाहर निजी दवा दुकान का सहारा लेना पड़ता है, जहां ब्रांड के नाम पर 3 से 4 गुना महंगी दवा खरीदनी पड़ती है। ऐसे में सस्ते इलाज की आस में दूर दराज से रायपुर आए लोगों को 3 से 4 गुना महंगा इलाज मिलता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में जो रेड क्रॉस सोसाइटी संचालित है, वहाँ पे सारी दवाइयाँ लोकल परचेस है, और ऐसे में लोगों को 2 गुनी से ज़्यादा महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं। CMHO का तर्क है कि न केवल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन बल्कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये दोनों दवाइयाँ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सारा मामला कमीशन खोरी का लगता है, क्योंकि यहाँ से CMHO कार्यालय से सप्लाई का कोई डिमांड ही नहीं भेजा जाता। भीषण कोरोना काल में केवल 25,000 तक ही प्रति महीना दवाइयों का ऑर्डर भेजा गया था।
लोगों की सस्ती दवा उपलब्ध करवाने की योजना छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जोर पकड़ पा रही? जब इसकी पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दरअसल लोगों को महंगी दवाओं से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की। इसे बिचौलियों से दूर करने के लिए केंद्र सरकार का औषध विभाग खुद दवा बनवाकर प्रदेश के C&F में भेजती है। वहां से दवा दुकानों में सप्लाई कर लोगों को दी जानी थी। लेकिन केंद्र सरकार की योजना के साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी अपनी योजना चलाने लगे। इन दवा दुकानों से लोकल परचेज कर दवाइयां बेचने लगे, जिसमें पीछे बहाना बनाया जाता है कि जन औषधि केंद्रों से दवाइयां सप्लाई नहीं होती। ऐसे में जन औषधि केंद्र के साथ रेड क्रॉस दवा दुकान भी चलाई जाने लगी, जिसके माध्यम से लोगों को लोकल खरीदी कर दवा उपलब्ध करवाई जाने लगी। ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल कैंपस में चल रहे जन औषधि केंद्र का हाल, जहां जन औषधि केंद्र के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की दवा दुकान भी संचालित है। लेकिन रायपुर के कालीबाड़ी अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र को बंद करा दिया गया। अब उसकी जगह जीवन दीप समिति के माध्यम से रेड क्रॉस दवा दुकान संचालित की जा रही है, लेकिन यहाँ भी वही सप्लाई नहीं होने का बहाना है। देखिए, रेड क्रॉस में भी आपको जन औषधि की दवाइयाँ ही मिलेंगी अधिकांशतः। बहुत कम ऐसी दवाई हैं जो जन औषधि में यदि नहीं मिलती हैं तो वो रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस एक गवर्नमेंट की सोसाइटी है, तो जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट में ही रहता है, तो ऐसा कोई कमीशन या उसकी बात तो उसमें है नहीं। और रेड क्रॉस यहाँ है ही कितना? रेड क्रॉस सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में है और एक जिला अस्पताल में है, बाकी अन्य जगह में तो जन औषधि ही है। हम पड़ताल आगे भी जारी नहीं रखते तो हमें भी इस पर भरोसा हो जाता, लेकिन लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए इस मुद्दे को समझते हुए जब हमने पड़ताल जारी रखा तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल पड़ताल के लिए IBC 24 की टीम जब जन औषधि केंद्र के C&F देखने पहुंची तो यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा तय लगभग 700 जीवनदायी दवाओं का स्टॉक भरा पड़ा था। फिर समस्या कहाँ पर है, ये जानने के लिए जब दवा सप्लायर्स से बात की गई तो पता चला कि हर महीने केवल 25 से 50 हजार तक की डिमांड आती है। कोरोना काल के दौरान भी मार्च महीने में एक भी दवा की डिमांड नहीं आई। दवाइयाँ तो पहले से अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैंने अभी कम से कम 700 से 800 तक मेडिसिन अपने पास उपलब्ध हैं, हर तरह की, दर्द बुखार से लेके BP, शुगर, यूरिन इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, सभी चीज़ें और वाजिब रेट पे उपलब्ध हैं। सरकारी दुकानों का में क्या दिक्कत हो रही, वो लोगों का प्रॉपर ऑर्डर आता नहीं, ऑर्डर आ गया तो पेमेंट का इशू रहता है। अब अपन भी एक लिमिट तक ही उधार मेडिसिन उपलब्ध करवा पाते हैं, साल भर पैसे नहीं आते हैं। इस चक्कर में दुकानें बंद होती जा रही, वहाँ फार्मासिस्ट की कमी है। अब इस खेल के पीछे की हकीकत समझना हो तो कुछ आंकड़े भी सुन लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में हर साल 5000 करोड़ की दवा और सर्जिकल सामान का कारोबार होता है, जिसमें से 5% जेनरिक दवाओं का कारोबार यानी 100 करोड़ की दवाएं खरीदी जाती है। आरोप है कि अधिकारी इसी खरीदी के लिए जन औषधि केंद्रों से दवाएं नहीं मंगवा रहे हैं। मिली भगत से चल रहे इस खेल में डॉक्टर्स और अधिकारियों को भी लाभ मिलता है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं जुटाएं, वहीं राज्य सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी तरफ दवा व्यापारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि दवा मार्केटिंग के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें डॉक्टरों को विदेश ले जाने के साथ साथ में MRP भी कई गुना बढ़ाई जा सकती है, और ऐसे में ये तीनों बातें समझाई जा सकती हैं कि दवाइयाँ कैसे लोगों को सस्ती मिलेंगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर।